तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर का जो हाइट है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। जैसा कि कल पढ़े थे, ट्रोपोस्फेयर में ही सारा वेदर फेनोमेना होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में कोई वेदर फेनोमेना नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में दो तरह का क्लाउड मिलता है, एक सिरस क्लाउड, एक नैक्रियस क्लाउड। सिरस क्लाउड होता तो है, कोई रेनफॉल नहीं होता है इस क्लाउड से, ठीक है। और नैक्रियस क्लाउड है, इसको स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। ठीक, रेनफॉल नहीं होता है ये क्लाउड ऊपर है तो भी। ठीक? जितना भी इंटरनेशनल फ्लाइट होता है, जेट होता है, भाई वो सब भाई इसी पीडीएफ भेज देना। स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोन, गुड ओजोन और दूसरा बैड ओजोन। गुड ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो कि यूवी रेस एब्जॉर्ब करता है। ठीक, दूसरा है बैड ओजोन। गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा, बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि हम लोग के इन्वायरमेंट में। कैसे बनता है बैड ओजोन? तो जो ऑयल रिफाइनरी होता है, किसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? मोहसिन, आप में से आ रहा है। मोहसिन, तो बैड ओजोन जो है, जो ऑयल रिफाइनरी होता है वहां से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स निकलता है, जिसको वीओसी भी बोलते हैं। ठीक, जब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलता है और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो O3 बनता है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक, जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ओजोन बनता है। ये रिस्पायरेशन इशू इससे होता है, इस ओजोन से। अब ओजोन बनता कैसे है? तो ओजोन बनने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज और दूसरा सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड O2 एंड O। जो ओजोन बनने का और टूटने का जो साइकिल है, इसको चैपमैन साइकिल कहते हैं। ओजोन कैसे बनता है? स्ट्रेटोस्फेयर में O2 है ऑक्सीजन के फॉर्म में, और O है। ठीक, जब O2 और O के ऊपर यूवी रेस पड़ता है तो वो O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में। ठीक है, और जब जैसे ही O3 बनता है, ओजोन बनता है, ओजोन पे जब यूवी रेस पड़ता है तो वो फिर से O2 और O में टूट जाता है। यही है चैपमैन साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे होगा? जब O2 और O के ऊपर यूवी रेस आएगा तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो ओजोन में कन्वर्ट होगा, उस ओजोन पे फिर से यूवी रेस पड़ेगा, वो फिर से O2 और O में टूट जाएगा। इसी को कहते हैं चैपमैन साइकिल। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, हमको थोड़ा सा वो पहले समझाइए ना, वो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ओजोन का जो ये है, गुड ओजोन और एनी बैड ओजोन। प्रॉब्लम? ना ना, हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं जब तक नहीं बोलिएगा। गुड ओजोन और बैड ओजोन के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, उसके बाद हम सब आगे बढ़ रहे बताए तो अभी। हैं। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या? ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम्म ये नाइट्रस ऑक्साइड से मिल रहा है, ठीक है। हम्म और किसके प्रेजेंस में ये मतलब स्मोक और फॉग क्या प्रेजेंस में, मतलब क्या चीज ये बन रहा है, अब समझ में ये नहीं आ दोनों पे सनलाइट पड़ता है ना जब, तो रहा। हाँ, O3 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। समझे? ये नेचुरल नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मिलता है वो नेचुरल है, और ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ऑयल रिफाइनरी से निकलता है,
वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट, रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड से और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और O3 बन जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। समझे? चैपमैन साइकिल समझे? चैपमैन साइकिल मतलब यूवी रेस पड़ रहा, ठीक है, और यूवी रेस पड़ रहा है तो हम्म। O2 और O मिलकर ओजोन ओजोन बना रहा, ठीक है। अब फिर से यूवी रे पड़ रहा है तो O2 और O पे यूवी रेस पड़ रहा है, हाँ, हाँ, तब उससे बनता है ओजोन। ओजोन, ठीक है। और उसके बाद फिर ओजोन, उसी पे ओजोन पे फिर से यूवी रेस पड़ रहा, तो फिर से वो O2 और O में टूट रहा है ना। हम्म। हम्म। चलिए ठीक। ये ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ह्यूमन के इंटरफेरेंस से क्या हो रहा? बताते हैं, आगे बताते हैं। चलिए ठीक, आगे। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि ओजोन बनने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कि यूवी रे होना चाहिए और दूसरा सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ O2 एंड O होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो ओजोन का है वो किस हाइट पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओजोन वहीं मिलेगा जहां पे जो O2 और O का जो डेंसिटी है, ठीक है, O2 और O का डेंसिटी जहां ज्यादा होगा वहां पे मिलेगा, मतलब ठीक है। जहाँ पे बन रहा है। नहीं नहीं, जहां पर जैसे देखिए क्या होता है, सिंपल कि O2 और O मिला, ओजोन बना, ठीक है। फिर वही ओजोन बना, ओजोन टूट गया। तो जहां पर भी ओजोन का फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी हो रहा है और ओजोन टूट धीरे धीरे रहा है और बन जल्दी जल्दी रहा है, ठीक है, जहां ओजोन बनने का स्पीड ज्यादा है और ओजोन टूटने का स्पीड स्लो है, उस जगह पे मिलता है ओजोन ज्यादा। समझे? अच्छा। यानी कि 20 किलोमीटर के हाइट पे वहां पे मिलेगा ओजोन, ठीक है, 20 से 40 के बीच में, ठीक। हम्म। अगला है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन में जो होल हो जाता है उसका कारण क्या है? तो उसका मेन कारण ये क्लोरीन ब्रोमीन जो एलिमेंट है इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। तो ये क्या है कि जैसा कि हम लोग को अभी देखे कि जैसे ही ओजोन बना और ओजोन बना और ओजोन पे यूवी रेज पड़ा और ओजोन टूट गया, ठीक है। ठीक। इसमें क्या होता है कि जब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है, ये सब धीरे धीरे करते करते ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है, ठीक है, धीरे धीरे हवा के साथ स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद क्या करता है कि ओजोन के बनने का स्पीड कम हो जाता है और टूटने का स्पीड बढ़ जाता है। ओजोन जब क्लोरीन और ब्रोमीन ओजोन के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो मतलब समझिए कि पहले अगर यूवी रेस की वजह से एक एटम टूट रहा था, ठीक है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे एक ही बार में हजारों ओजोन मॉलिक्यूल टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बनने का स्पीड स्लो हो गया है और ओजोन टूटने का स्पीड बढ़ गया है। तो अब ओजोन जल्दी जल्दी टूटेगा तो ओजोन होल बन जाएगा ना, वही अंटार्कटिका में था। समझ में आया? वही अंटार्कटिका में था मतलब? मतलब अंटार्कटिका में ओजोन होल हो गया था, समझे? अच्छा। अंटार्कटिका में जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो अंटार्कटिका के पास ही वो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वहां पे ओजोन बन धीरे धीरे रहा था और टूट जल्दी जल्दी रहा था। अच्छा, ठीक है, समझ गया। अब अगला स्ट्रेटोपॉज है, वही आइसोथर्मल लेयर है, ठीक है।
तो जैसा कि स्ट्रेटोस्फेयर में हीट होगा क्योंकि ओजोन लेयर क्या कर रहा है, ओजोन लेयर हीट ट्रैप कर ले रहा है, एब्सॉर्ब कर ले रहा है। तो नीचे से जो नीचे से क्या होगा, नीचे हीट होगा और ऊपर मेसोस्फेयर ठंडा है तो ऊपर से ठंडा, तो बीच में जो स्ट्रेटोपॉज है वो वाला मतलब कि वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, हाँ ठीक है। सेम टेम्परेचर है पूरा स्ट्रेटोपॉज में। कोई दिक्कत? ना ना ना। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मेसोस्फेयर में जैसे ट्रोपोस्फेयर में लैप्स रेट हो रहा था ना, हाँ लेकिन फिर हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में आए तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है हीट एब्जॉर्ब करने लगा, तो लैप्स रेट तो स्ट्रेटोस्फेयर में हो नहीं रहा था। ठीक, हाँ, तो मेसोस्फेयर में फिर से लैप्स रेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे मेसोस्फेयर में लैप्स रेट अप्लाई होगा। ठीक है, मेसोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक, ठीक है। ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। 80 किलोमीटर के हाइट पे मेसोस्फेयर में टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ओके। उसके बाद जो मेटियोर आता है बाहर से स्पेस से, वो पूरा का पूरा इसी लेयर में खत्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, ठीक है। जो मेटियोर आता है स्पेस से वो इसी में जल जाता है और खत्म हो जाता है, धरती तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, हम्म। और लेकिन कुछ मेटियोर डस्ट बच जाता है। ठीक है, उसकी वजह से नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। इस क्लाउड से कोई रेन नहीं होता है लेकिन आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। अच्छा क्यों, इसका क्या रीजन है कि मेसोस्फेयर कोई भी मतलब ये जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मतलब ऊपर से ही आ रहा है, तो मेसोस्फेयर क्यों नहीं कर रहा ये बताइए। वहां कुछ है ही नहीं कि जो एब्जॉर्ब करे, इसीलिए लिख पूरा दिया, खाली है। इसीलिए लिख दिया नो एक्चुअली नो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन नो है ना। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अच्छा ठीक है आगे। फिर मेसोपॉज का भी वही है। ठीक है, नीचे से ठंडा और ऊपर जो आयोनोस्फेयर है हम्म, वहां से हीट आता है, तो उस एरिया में टेम्परेचर बराबर है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा ये नो रेन अब फ्रॉम क्लाउड्स, थर्मोस, नो नो रेन फ्रॉम क्लाउड्स आइस क्रिस्टल फॉर्म। यही जो मेटियोर डस्ट बच जाता है ना, पूरा जलने के बाद कुछ डस्ट बनता है ना, हाँ बचता है ना, इसी से नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बनता है, लेकिन इससे कोई बारिश वगैरह नहीं होता। तो फिर इसमें मतलब हीट गेन फिर कैसे कर रहा है जो गामा रे से, फिर हीट रे फिर कैसे। बता रहे हैं यहाँ तक समझ गए ना। हाँ ठीक है। अब थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, बता रहे हैं क्या होता है। ये जो थर्मोस्फेयर है ये दो लेयर में डिवाइडेड है। एक आयोनोस्फेयर 80 से 640 किलोमीटर और एक एक्सोस्फेयर 640 और उससे ऊपर। ठीक, हम्म, जो आयोनोस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन वगैरह है। ठीक है, हम्म, तो नाइट्रोजन पे जो नाइट्रोजन जो क्या है वो गामा रे और एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से वो जो नाइट्रोजन है वो आयंस में टूट जाता है, इसीलिए इसको आयोनोस्फेयर कहते हैं और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाता है। हम्म, ठीक है, ओके। ये जो आयंस है
ये जो आयंस है ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक ना। नीचे से अगर कोई ऊपर रेडियो वेव आप भेजिएगा तो आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। अब आयोनोस्फेयर में भी बहुत सारा लेयर है, ठीक है, रेडियो वेव के हिसाब रिफ्लेक्शन के हिसाब से। डी, ई, एफ, जी लेयर। डी लेयर 80 से 99 किलोमीटर तक, यहाँ पे जो लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ई और एफ जो है मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी जिस रेडियो वेव का होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ई लेयर जो है 99 से 140 किलोमीटर और एफ लेयर 140 से 380 किलोमीटर, ठीक है। ई लेयर को कैनेली हैविसाइड लेयर भी कहते हैं और एफ लेयर को एपल्टन लेयर भी कहते हैं। और जी लेयर तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को ही रिफ्लेक्ट करता है 400 से 640 किलोमीटर। ठीक है। एग्जोस्फेयर के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मार्जिन है एग्जोस्फेयर और आयोनोस्फेयर का, वहां पे एक ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। आसमान में जो ग्रीन लाइट देखे हैं ना, हाँ। वो उसी का फॉर्मेशन होता है। ऑरोरा का डेफिनेशन है लाइट जनरेटेड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अर्थ एंड सोलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ और सोलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। सोलर स्टॉर्म आते रहता है सन से, ठीक है, वो और तो सोलर मैग्ने मतलब सोलर स्टॉर्म आता है सन की तरफ से, ठीक है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में होता है फ्रिक्शन वगैरह, उसकी वजह से ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं और ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और साउथ में सदर्न लाइट, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये ज्यादातर पोलर रीजन में भी दिखता है, लेकिन पिछले साल आ, ये लद्दाख में भी दिखा है। अच्छा एक बात बताइए, अब बोल। हम्म। ये जो अरोरा है ये हम्म। अर्थ अर्थ और सोलर के मैग्नेटिक मतलब सोलर जो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, और अर्थ के मैग्नेटिक हम्म। फील्ड के जो उसका मार्जिन है, क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन नहीं, सोलर स्टॉर्म। सोलर। सोलर स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म का एक तरह से कहने का मतलब समझिए कि जैसे जैसे आग है, ठीक है, मतलब कैसे बताएं, कि मतलब कि मान लीजिए कि कुछ सन की तरफ से ही सन का सन नहीं बता पा रहे हैं अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बात और, हम। ये ये हाँ, इसका एक एनिमेशन वाला वीडियो है, समझे, वो वाला हम आपको भेजेंगे, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि मीजोपाउस में क्या हो रहा है कि हीट तो लॉस हो रहा है मतलब लैप्स रेट के कारण, ठीक है, वो समझ गए, लेकिन उसमें हीट जब गेन नहीं हो रहा था तो इसमें गामा और जो रेस और एक्स रेज है वो आयनोस्फेयर से ही आ रहा था क्या? हाँ, हीट आयोनोस्फेयर जो एब्जॉर्ब कर रहा था गामा रे और एक्स रे, तो हम्म। ऊपर से आयोनोस्फेयर का हीट हम्म। और नीचे से मेसोस्फेयर का ठंडा। चलिए चैप्टर खत्म हो गया, रोक दे वीडियो। हाँ।